हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द और उसके वर्गीकरण को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। पर मैं यह कहना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने वर्णमाला, वर्ण से संबंधित वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि शब्द को जानने से पहले आपको वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझ लें। तो आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, उसे मैंने दो भागों में बांटा है। देखिए, पहला है शब्द किसे कहते हैं, दूसरा है शब्दों का वर्गीकरण। तो अब चलिए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो यदि आप यहाँ पर वर्ण के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये शब्द कैसे बने। तो यहाँ पर क्या परिभाषा है शब्द की, एक या एक से अधिक। यानी जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो एक से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं, इसलिए कहा गया है वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि। देखिए, यहाँ पर एक और शब्द है स्वतंत्र और दूसरा है सार्थक, यानी जिसका कोई अर्थ हो। तो ऐसे ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, क जोड़ ल जोड़ म, ये तीनों क्या है, व्यंजन है। तो तीनों व्यंजन के मेल से क्या शब्द बना, कलम। ये कलम क्या है, एक सार्थक और स्वतंत्र शब्द है, क्योंकि कलम का अर्थ हम जानते हैं, पेन। अब देखिए, व जोड़ ह, क्या बना, वह। यह भी क्या है, स्वतंत्र और सार्थक है। तो यानी ये वर्ण है ना, क, ये ल, ये म, ये व, ये ह, ये सारे क्या है, ये वर्ण हैं। तो वर्णों के योग से एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि का जो निर्माण हो रहा है, वही कहलाती है शब्द। तो बहुत ही सीधी और सरल परिभाषा है। देखिए, व्याकरण को आप किसी भी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस परिभाषा को मैं आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ इसी को आप पढ़िए। आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक को निकालिए, वहाँ पर देखिए शब्द की क्या परिभाषा दी गई है, आप उस परिभाषा को भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि जो परिभाषा आपके पुस्तक में दी गई है उसे मैं सिर्फ आपको समझा दे रही हूँ, ताकि परिभाषा को याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। व्याकरण को आपको समझना है और उसके बाद उसे कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है उसके 4 आधार हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 आधार बताया है। तो पहला आधार क्या है, देखिए, पहला है अर्थ के आधार पर, यानी शब्दों को जो बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और चौथा है रूपांतर के आधार पर। तो अब चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 4 आधार पर, यानी अर्थ, रचना, उत्पत्ति और रूपांतर, इन चारों आधार पर जो शब्द के भेद किए गए हैं वे कौन कौन से हैं। देखिए, पहला अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं, पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। यानी जब हम वर्णों को जोड़ रहे हैं
तो एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, सही अर्थ होना चाहिए, तभी वह शब्द सार्थक शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो निरर्थक कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि क जोड़ ल जोड़ म जब हम लिखते हैं तो क्या बनता है? कलम। लेकिन ठ जोड़ ल म क्या बनेगा? ठलम। ये निरर्थक शब्द है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? निरर्थक। इसके बाद देखिए शब्द रूप, यानी आपने तो शब्द के भेद को देखा ही, अर्थ के आधार पे दो भेद हैं, लेकिन इसी तरह से अर्थ के आधार पे शब्द रूप को देख लीजिए एक बार। मैंने उदाहरण को भी लिख दिया है। देखिए पहला, एकार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जिसका एक अर्थ हो, जैसे गवेषणा। गवेषणा का क्या अर्थ होता है? खोज, यानी एक शब्द के एक ही अर्थ हैं। दूसरा देखिए अनेकार्थक शब्द, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे अंबर। तो अंबर का अर्थ क्या है? आकाश, हम लोग सभी जानते हैं, किंतु अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, यानी अनेकार्थ मतलब एक से अधिक। तीसरा विपरीतार्थक शब्द, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विलोम, उल्टा। जैसे रात है तो उसका क्या हो गया? दिन। इसी तरह से अगर भाई है तो उसका उल्टा हो जाएगा बहन। यदि आकाश है तो उसका हो जाएगा पाताल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके विलोम भी हम लोग लिखते हैं। चौथा देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए श्रुति माने होता है सुनना, यानी हम जब सुन रहे हैं उस शब्द को तो हमें एक जैसा लग रहा है, लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे देखिए कली, कली। देखिए कली में ला में हर्षी है, यहाँ कली में दीर्घ ई है, किंतु पहला कली का अर्थ हुआ कलयुग, दूसरा कली का हुआ अधखिला फूल। यानी सुनने में हो सकता है एक सा लगे, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। अब देखिए पांचवा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे जो ना मरे तो क्या है? अमर। जो उपकार करता है उपकारी। जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी। जो मांस खाता है मांसाहारी। ऐसे शब्द आप लोगों ने बचपन से ही पढ़े हैं, छोटे छोटे क्लासों में ये पढ़ाई जाती है। यहाँ पर जो भी कुछ कहा जा रहा है ये सब कुछ प्रत्येक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे शब्दों को खूब याद रखिए। ये सारे जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए 6 नंबर, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द माने एक शब्द के ही अनेक अनेक अर्थ हैं। जैसे देखिए कमल है तो उसका पंकज हो गया, जलज हो गया। यानी ये पंकज और जलज कमल के अर्थ में ही है। आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ अंबर में भी तो दो अर्थ है, लेकिन यहाँ क्या है? आकाश और वस्त्र का अलग अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ पर कमल का पंकज और जलज जो है एक ही अर्थ का द्योतक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए रचना के आधार पर। रचना के आधार पे जो शब्द के भेद हैं वे रूढ़ हैं, दूसरा यौगिक है, तीसरा योग रूढ़ है। तो 3 भेद हो गए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तीसरा देखिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। तो कितने भेद हो गए? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर। चौथा रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पे क्या है? पहले विकारी और अविकारी। तो विकारी में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यह है शब्दों का वर्गीकरण। किस आधार पे? 4 आधार पर है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और चौथा है रूपांतर के आधार पर।
आज मैं सिर्फ आपके समक्ष शब्दों का वर्गीकरण प्रस्तुत की हूँ कि शब्द के भेद किस आधार पर किए गए हैं और वे भेद कौन कौन से हैं। किसी की भी परिभाषा मैंने आप लोगों को नहीं बतलाई है। क्यों नहीं बतलाई है कि आप लोग पहले शब्दों के वर्गीकरण को अच्छी तरह से समझ लीजिए। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कितने तरह से किया गया है और उनके नाम क्या क्या हैं। क्योंकि जब तक आप नाम को याद नहीं रखेंगे तब तक आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में मैंने जो उल्लेख किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे समझे होंगे और सारे नामों को याद कर लेंगे। यानी शब्द का जो वर्गीकरण मैंने प्रस्तुत किया है उसे आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि अगले वीडियो में जब मैं शब्दों का वर्गीकरण को प्रत्येक आधार पर अलग अलग समझाऊंगी, जैसे अर्थ के आधार पे एक अलग से वीडियो होगा, रचना के आधार पर का एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक उसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगी। इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो इस प्रकार शब्द और उसका वर्गीकरण आपको 5 भाग में पढ़ना है। तो आज भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा? शब्द किसे कहते हैं और शब्द का वर्गीकरण। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर उन्हें मिल सके। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।